Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के साथ में। देखो आज 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त को कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे का सेलिब्रेशन या किसी भी इंपॉर्टेंट डे को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के अगले दिन 6 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट डे की तरह देखा जाता है। इसके बारे में आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे की तरह देखा जाता है। इतिहास क्या है जानते हैं। ये बात है 6 अगस्त 1945 की। आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग के बारे में 100% सुना होगा। तो वो यही तारीख है, 6 अगस्त 1945 की बात है। यूएस का बॉम्बर ने यूरेनियम फिशन बॉम्ब को गिरा दिया था जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर। और ये जो बॉम्ब गिराया गया था ना, इसका कोड नेम था लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बॉम्बिंग की गई थी यूएस के थ्रू। और इसी के 3 दिन बाद ध्यान रखना 9 अगस्त को नागासाकी के अंदर बॉम्बिंग की गई थी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे की तरह देखा जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी की डे की तरह देखा जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को नागासाकी के अंदर बॉम्बिंग की गई थी। और ये मैंने आपको बताया, जो 6 अगस्त वाली बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा के अंदर, इसका कोड नेम लिटिल बॉय था। लेकिन जो नागासाकी के अंदर बॉम्बिंग हुई थी उसका कोड नेम यहाँ पे फैट मैन था। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अगले पिक्चर में भी दिखा दिया है। फिर हिरोशिमा डे पर कितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई जब ये बॉम्बार्डिंग की गई थी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब था जो कि हिरोशिमा शहर के ऊपर गिराया गया। और इनफैक्ट इतना खतरनाक था कि आज तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ये पड़ा कि लगभग 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई, 35,000 लोग इंजर्ड हो गए, लगभग 62,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सिचुएशन उस टाइम पर हिरोशिमा में क्रिएट हुई थी। ऐसी सिचुएशन आपको नागासाकी के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो बॉम्बिंग हुई थी ये लगभग यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पर 8:16 AM के आसपास की टाइमिंग हो रही थी। तो इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में लगातार चर्चा होने वाली है हिरोशिमा और नागासाकी की डे के बारे में। तो अभी हमने डे के बारे में पढ़ा है, कुछ डिटेल डिस्कशन आएगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल से भी बता दूंगा। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट डेट था तो मैंने आपके लिए इसको कवर कर दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या बोलता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर ना कर पाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक लाइफ लेसन भी है, मोटिवेशन भी है। करेंट टाइम पर, आज के टाइम पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोग सपोर्ट करने से ज़्यादा लोग कौन से होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में अपने गोल से पीछे खींचते हैं। यानी कि वो नहीं चाहते कि आप जो है अपने गोल को अचीव करो, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो, आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाओ। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोग देख पाते होंगे अपने आसपास। तो उनकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को यहाँ पे और मजबूत करना है। उनसे तो और मोटिवेशन लेना है यार, कि अगर ये जल रहे हैं तो इनको तो और जलाना है, इसके लिए मैं और मेहनत करूँगा। तो चाहे कितना ही जले आपसे, कितना ही आपको डीमोटिवेट करे, अरे यार ये नहीं हो पाएगा, चचों से नहीं हुआ, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग फेंक देना। जो भी करना है अपने ऊपर बिलीव करके करना है। और कुछ लोगों का काम होता है आपको अपने गोल से पीछे खींचना, तो उनके ऊपर बिल्कुल मत ध्यान दो। अपने आप को मजबूत बनाओ और जंग में अकेले लड़ने की कोशिश करो। जितने अकेले रहोगे उतने ही मजबूत होते रहोगे। जितने लोगों का सहारा लेने की कोशिश करोगे कि यार मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए, उतने ही कमज़ोर होते चले जाओगे। कोशिश करो इस पूरी जर्नी में अकेले लड़ सकूँ। अकेले बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उस परेशानियों के अंदर या फिर उस आग के अंदर तब करना एक ऐसे व्यक्ति आप बन जाओगे कि कितनी भी परेशानियाँ लाइफ के अंदर, दूसरी परेशानियाँ आती रहें, आप आराम से यहाँ पे उससे लड़ पाओगे। कोशिश करो पूरे जर्नी के अंदर अकेले रहो, किसी का साथ की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि फैमिली तो है ही साथ में, और क्या चाहिए। पेरेंट्स हैं साथ में, सपोर्ट कर रहे हैं, गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बस खाली अपना मन लगा के काम करते रहो, दूसरों की टेंशन ना लो और अपना बिल्कुल जो फोकस है फुल कंसंट्रेशन के साथ में काम करते रहो। आगे आते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर का जो PDF है ना, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF लिंक के नाम से दिया गया है। अगर उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक नहीं पहुंच पाते हो तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में
अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, यानी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पर 7000 प्लस फॉलोवर्स हैं, वहाँ पे भी कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो ध्यान रखना, वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि लास्ट में आप सभी लोगों के लिए क्विज को भी लगा रखा है। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स का आज का हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन होगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगा। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं जानेंगे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का एक डेटा है हमारे पास में, उसको मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में जानेंगे। कोनो नेशनल पार्क चर्चा में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमारे लिए हैं कवर करने के लिए, बहुत डिटेल से डिस्कशन होगा। सही से यहाँ पर आराम से चीज़ों को सुनते हुए चलना और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, क्योंकि लास्ट में आप लोग इन सब क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलोगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन इंडिया को लेकर ये आर्टिकल पब्लिश होता है। जीएस पेपर नंबर 2 से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का। इशू क्या है समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बार एक ऑल इंडिया मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की। अब ये जो मीटिंग है ना, इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर होता है, और इस पूरे मीटिंग के अंदर, इस पूरे इवेंट में यहाँ पे जो ऑनरेबल पीएम है वो बेसिकली जोर देते हैं जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी क्या करे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जल्द से जल्द रिलीज़ करने के ऊपर फोकस करे। यानी कुछ ऐसे लोग, आपको कुछ ऐसे कैदी देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आज के टाइम पर अंडर ट्रायल वाली कैटेगरी के अंदर हैं, यानी कि कस्टडी में ले रखा है, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं लेकिन ट्रायल चल रहा है। तो इस प्रकार के जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे जेल की सिचुएशन ख़राब हो रही है। जैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं जेल के अंदर। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसेस को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी यहाँ पर मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, एक ट्रायल चल रहा है उनके ऊपर में, तो उनको जल्द से जल्द उनका केस को निपटाकर उनको रिलीज़ किया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर एक डिस्कशन किया गया था ओवरऑल इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा करंट न्यूज़। अब डिस्कशन करते हैं हम लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में, आखिरकार ये इशू कितना बड़ा है। अंडर ट्रायल प्रिजनर मैंने आपको बताया वो पर्सन है, वो कैदी है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ है, रिमांड पर उसको यहाँ पर अभी कस्टडी में ले लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो इतने समझ में आया। अब आप लोग देखोगे ना, करंट टाइम पर सिचुएशन यह है कि हमारे देश में जितने भी कैदी आपको देख रहे हैं, उन कैदियों में से आधे से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स वाली कैटेगरी वाले प्रिजनर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हर 3 में से 2 व्यक्ति जो है, जो जेल के अंदर है, वो बेसिकली अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है अभी। अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ में एक डेटा शेयर करूँ तो एक डेटा अवेलेबल है। डेटा कहाँ से लिया गया है? प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ध्यान रखना। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी गई थी एनसीआरबी के थ्रू साल 2020 में, और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि लगभग 4,88,511 के आसपास प्रिजन आपको देखने को मिल जाएंगे, कैदी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 76% यानी कि इतने नंबर में से 76%, या फिर अगर आप लोग नंबर वाइज देखोगे तो इतने में से 3,71,848 सिर्फ और सिर्फ अंडर ट्रायल्स थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी करंट टाइम पे आधे से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है हमारे लिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अभी रिसेंटली डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 0.2 मिलियन से भी ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देखने को मिल रहे हैं जिनको लंबे समय से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब है ना कि काफ़ी सारे इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, इनको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है, लेकिन तब भी उनको रिलीज़ नहीं किया गया है। उसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारी सेंटर, जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है अंडर ट्रायल प्रिजनर को लेकर, या फिर आप कह सकते हो अंडर ट्रायल प्रिजनर के पीछे का कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है उसके पीछे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऐसे हैं एक कि उनके पीछे एक सपोर्टर है कि हाँ भाई वो उसको रिलीज़ करवाए, तो ऐसा कोई सपोर्टर नहीं देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के जो केसेस हैं, वो केसेस इतनी जल्दी सॉल्व क्यों नहीं हो रहे? सॉल्व नहीं होने के पीछे का रीज़न है क्योंकि करंट टाइम पर हमारे पास में जजेस की बहुत बड़ी कमी है।
जजेस का इनएडिक्वेट नंबर देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जजेस बहुत कम है, इसकी वजह से ये वाले केसेस भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अब यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया था डीएलसीए के अंदर, ये मैंने आपको बताया। तो ये नालसा और डीएलएसए क्या होता है इसको समझते हैं। नालसा, जिसके बारे में भी थोड़े दिनों पहले भी हमने पढ़ा था, नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर बॉडी को 1995 में बनाया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर में। अब ये नालसा का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य है कि फ्री में लीगल सर्विस देना। कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट है, अगर कोई लीगल सर्विस चाहता है, उसको रिलीज़ वगैरह होना है, तो फ्री में लीगल सर्विस देने का काम करता है नालसा। यानी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है, केस लड़ना चाहते हो, तो वहाँ पे आप नालसा की मदद ले सकते हो। ठीक है ना। तो नालसा इस प्रकार की बॉडी देखने को मिलेगी। और नालसा ही जैसे यहाँ पर एक बॉडी है डीएलएसए। तो नालसा तो यहाँ पे नेशनल लेवल पर है, पूरे कंट्री के लेवल पर, और बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर डीएलएसए जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है ना, ये बेसिकली लगभग 676 आपको डीएलएसएस देखने को मिलते हैं हमारे पूरे देश में। और इन डीएलएसए को हेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू, और वो डिस्ट्रिक्ट जज जो कि यहाँ पर इस अथॉरिटी का एज अ चेयरमैन वर्क करता है, यानी वो इस अथॉरिटी का चेयरमैन भी होता है। तो ये नाल से समझ में आया, जो कि यहाँ पे पूरे नेशनल लेवल पर फ्री में लीगल सर्विस देने का काम करता है। डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करता है। और उसी प्रकार से एसएलएसए होता है, जो कि स्टेट लेवल पर काम करता है। सिंपल सी उसी की फुल फॉर्म बिल्कुल सेम है, बस खाली यहाँ पर नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये तीनों लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ये तीनों के तीनों जो अथॉरिटीज़ हैं, इनका काम भी यह है कि जल्द से जल्द जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन पड़ रहा है ना, उन बर्डन को कम किया जाए। लेकिन करंट टाइम पर ये भी सिचुएशन सही नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, जिसकी वजह से ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या लगातार जेलों में बढ़ती चली जा रही है। और जेलों में बढ़ने की वजह से आपको पता है जेल के अंदर क्राउडेडनेस हो रहा है, यानी कि जेल के अंदर जो भीड़ है कैदियों की वो बढ़ रही है फालतू में, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो बेसिकली इनके केसेस जल्दी देखने को बोला है, जल्दी देख के यहाँ पर इनके केसेस को स्पीडी तरीके से यहाँ पे निपटाया जाए। अब यहाँ पे कुछ सजेशन भी दिए गए हैं, रिकमेंडेशन भी दी गई हैं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाले कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। तो हमारे सीआरपीसी का जो सेक्शन 436A है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करता है कि मान लो अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसको जेल में डाल दिया गया है, और मान लो उसका जो भी टर्म था कि यहाँ भाई इतने टाइम के लिए यहाँ पर वो जेल में उसको जेल हुई है, अगर वो अपना आधा टाइम पीरियड भी पूरा कर लेता है ना, तो उसको यहाँ पर रिलीज़ कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर रिकमेंडेशन के तौर पर बताया गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया था कि ये वाला जो क्लॉज है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसको यहाँ पे कोई ऑफेंस पर अरेस्ट किया गया, ट्रायल चल रहा है, उसने आधी सज़ा पूरी कर ली है, तो उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ना किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी जिसको यहाँ पे आप कह सकते हो मौत की सज़ा मिली है, या जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो उस व्यक्ति के ऊपर ये वाला क्लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसने भारी क्राइम किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम भी सभी स्टेट्स को लिखेंगे कि वो ये अंडर ट्रायल वाली सिचुएशन को देखें और तुरंत यहाँ पे अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स जो कि फालतू में अननेसेसरीली अरेस्ट करे गए हैं, उनको तुरंत यहाँ पे रिलीज़ किया जाए। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पर और ये रिकमेंडेशंस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है प्रॉक्सिमिटी टू कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, तो उसको इफेक्टिवली जो कोई मजिस्ट्रेट है उसके सामने लेकर आए, उसको सामने लेकर आना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। प्लस यहाँ पे जल्द से जल्द उसका मुद्दा कोर्ट में पहुँचाओ जितना जल्दी हो सके, और उसका मुद्दा सॉल्व करवाओ, ताकि यहाँ पर जेल के अंदर जो ये भीड़ है अंडर ट्रायल प्रिजनर की वो ना बढ़े। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, दुनिया भर में जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, इन सभी देशों के अंदर में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, वो आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि जल्द से जल्द केस को निपटाया जाए। दूसरी ज़रूरत है पुलिस के अंदर कुछ चेंजेस करे जाएँ। जो पुलिस फंक्शन है ना, इसको सेपरेट कर देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, लॉ के लिए। अभी पुलिस वाला ही सारा काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन का भी, लॉ एंड ऑर्डर का भी, हर तरीके का काम पुलिस वाले के ऊपर दे दिया गया है। तो यहाँ पे काम को सेपरेट करना होगा, इन्वेस्टिगेशन का काम किसी और को करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर का काम किसी और को करना होगा। तो बेसिकली इस प्रकार से काम किया जा सकता है और जल्दी जल्दी केस को निपटाया जा सकता है। अब एक ही सारा काम सारा पुलिस वाले को मिल जाएगा तो उसमें बहुत डिले पे डिले होता रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिकमेंडेशन दिया गया है, नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ा दो। अब जजेस अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है केस की सुनवाई ज़्यादा होगी।
बोला गया कि पर मिलियन के ऊपर यानी कि हर 10 लाख के ऊपर लगभग 107 के आसपास जजेस होने चाहिए, तो इससे यहाँ पर केसेस जल्दी जल्दी निपटेंगे, तो ये काम किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया वॉयलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, यानी कि मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट यानी कोई भी कैदी है, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सभी के पास में है, आपके पास, मेरे पास, सभी के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो प्रिजनर्स के पास में भी हैं। तो मान लो यहाँ पर अगर किसी प्रिजनर का, किसी कैदी का फंडामेंटल राइट वॉयलेशन होता है, तो स्टेट को यहाँ पर एक कंपनसेशन देना होगा उस विक्टिम को, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो स्टेट को एक कंपनसेशन देना चाहिए, ये भी बेसिकली एक रिकमेंडेशन है ताकि यहाँ पर किसी के साथ कोई बुरा ना हो। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है रिसेंटली कुछ इंप्रूवमेंट्स करे गए जुडिशियल सिस्टम में, वो क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इंप्रूवमेंट है वो है वर्चुअल कोर्ट सिस्टम। आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक से पहले ना हमारे कोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो फीचर है वो सभी जगह पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन कोविड के बाद या फिर कोविड के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो फीचर है वो सभी जगह पर अवेलेबल करवाया है, और आज के टाइम पर ये फीचर भी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो रिसेंट टाइम पे जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक इम्प्रूवमेंट ये हुआ है, तो मतलब यहाँ पर जो ये केसेस हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेसिस पर जल्दी जल्दी सुलझाए जा सकते हैं, तो एक ये हुआ। दूसरा यहाँ पर ई कोर्ट पोर्टल्स को बनाया गया है, यानी ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर सभी लोग होंगे। इस पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है, इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पोर्टल के अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा सभी लोग के लिए, चाहे वो लिटिगेंट हो, एडवोकेट हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, पुलिस हो, कॉमन सिटीजन हो, सभी लोगों के लिए एक सॉल्यूशन होगा। तो ई कोर्ट वेबसाइट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर साथ ही साथ ई फाइलिंग को लेकर आए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, यानी मान लो यहाँ पर आपको कोई केस फाइल करवाना है तो आपको कोर्ट में जाकर ऑफलाइन तरीके से फाइल करवाना होता है, लेकिन रिसेंट टाइम पे कोविड के टाइम पर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो मतलब आप ऑनलाइन भी, इंटरनेट के माध्यम से भी केस को फाइल करवा सकते हो। तो रिसेंटली यहाँ पर ये भी एक इम्प्रूवमेंट हुआ था। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है NJDG, इसका मतलब है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स हैं इन केसेस का, जो भी आप लोगों ने देखा है कि करेंट टाइम पर ना बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंडिविजुअल कोर्ट के अंदर। तो जितने भी केसेस हैं ना उन सब के बारे में अगर आपको जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी केस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है इस वाली वेबसाइट को विजिट कर कर, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बताया जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रिसेंट टाइम पे एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर देखी गई है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर की सिचुएशन क्या है, प्लस यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, क्या सजेशन दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे रिसेंट टाइम पे क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वो ओवरऑल चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी हैं। एक अच्छा आर्टिकल था जिसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला है, मेंस के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, ताकि हम लोग जो अपना टारगेट है 2K प्लस लाइक का वो जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। बाकी यार हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, साउंड थोड़ा सा लो रहता है, पता नहीं यहाँ पे लैपटॉप का कुछ इशू है जिसकी वजह से साउंड लो रहता है। तो कोशिश करना यहाँ पे, थोड़े दिनों में मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ, बट ईयरफोन लगाओगे तो साउंड बिल्कुल क्लियर आएगा, ईयरफोन के माध्यम से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अब ये जो अगली न्यूज़ है यह है रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। तो ऑब्वियस ये बात है, बैंक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे, इंडियन इकोनॉमी और रिलेटेड इशूज से संबंधित आर्टिकल है। अब यहाँ पर इशू क्या है समझते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर क्या निकल कर आता है। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ना, क्या होते हैं आगे आपको बताऊंगा। तो सरकार ने यहाँ पर इन बैंक्स को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ने की तरफ फोकस करने को बोला है, यानी कि इन बैंक्स के अंदर थोड़ा सा और अपग्रेडेशन कराया जाना चाहिए, यानी चीज़ों को डिजिटलाइज करना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर रिकमेंड करी गई हैं। तो होते क्या है रीजनल रूरल बैंक्स, आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में जानेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगा। डिजिटाइजेशन से फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले बेसिक को कवर करते हैं, जहाँ से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो रीजनल रूरल बैंक, रूरल मतलब गाँव वाला एरिया, एक छोटा सा जो रीजन है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन है, उस एरिया के अंदर एक छोटा सा बैंक बनाया गया जो कि रीजनल रूरल बैंक की तरह कहलाता है। अब इस बैंक को एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, उस एक्ट का नाम है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, इनको सेटअप किया गया है एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रीजनल बेस्ड रूरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू। मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर छोटा सा बैंक बनाया गया और ये बैंक क्या करेगा, आपको उधारी वगैरह देने का काम करेगा। इस बैंक को इस वाले एक्ट के अंदर बनाया गया, इस एक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बट ईयरफोन लगाओगे तो साउंड बिल्कुल क्लियर आएगा, ईयरफोन के माध्यम से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो।
नाउ ये जो रीजनल रूरल बैंक है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम कमिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कमिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यूपीएससी ने आपको पता होगा वेस्टर्न घाट्स को लेकर जो गाडगिल कमेटी है, कस्तूरी रंगन कमेटी है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा था ये किसी से संबंधित हैं। तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो ये नरसिम्हम कमेटी है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो नरसिम्हम कमेटी ने ही यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे पास में रीजनल रूरल बैंक्स होने चाहिए। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब रीजनल रूरल बैंक्स क्यों होने चाहिए, तो कमेटी ने बोला इसलिए होने चाहिए ताकि जो क्रेडिट की ज़रूरत है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, छोटा सा एरिया है, गांव का एरिया है, वहाँ पे फार्मर को कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसा वहाँ से उधार ले सके, अपने एरिया से उधार ले सके। तो ऐसे छोटे छोटे रीजनल रूरल बैंक्स होने चाहिए, इसको लेकर इस कमेटी का रिकमेंडेशन आया था। अब पहला बैंक कौन सा बना, वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ध्यान रखना, प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है ना, ये पहला रीजनल रूरल बैंक था जिसको बनाया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। अब सिंडिकेट बैंक जो है वो इसका पहला स्पॉन्सर बना। देखो, एक बड़ा बैंक होगा, वो स्पॉन्सर बनेगा किसका, रीजनल रूरल बैंक का। तो सिंडिकेट बैंक यहाँ पर स्पॉन्सर बना था प्रथमा ग्रामीण बैंक का। उसके बाद यहाँ पे प्रथमा ग्रामीण बैंक एक पहला रीजनल रूरल बैंक बना जो कि 2 अक्टूबर 1975 में ओपन हुआ। सिंपल बात है। अब रीजनल रूरल बैंक का ऑपरेशन क्या है, मतलब काम क्या करता है ये, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये सरकारी ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर इसको ओन करती है। सिंपल सी बात है। अब ये हमारे स्टेट्स के अलग अलग रीजन पर ऑपरेट करता है। छोटे छोटे जो एरियाज़ है वहाँ पर इन बैंक्स को बनाया जाता है। नाउ इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स का, मतलब कि एक राज्य है, उस राज्य के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं छोटे छोटे, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये रीजनल रूरल बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसा मैंने बोला कि सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है, सरकार इसको ओन करती है, लेकिन पूरी की पूरी ओनरशिप इस रीजनल रूरल बैंक की सरकार की नहीं होती है। ध्यान रखना, ये जो ओनरशिप है ये बटी हुई है। 50% ओनरशिप केंद्र सरकार रखती है और 35% ओनरशिप स्पॉन्सर बैंक, यानी कि जो बैंक स्पॉन्सर करेगा, जो बैंक बेसिकली सपोर्ट करेगा। जैसे अभी मैंने आपको एक वो वाला मुद्दा बताया था, सिंडिकेट बैंक ने प्रथमा ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर किया है। तो जो स्पॉन्सर वाली बैंक होगी वो भी यहाँ पर 35% का ओनरशिप रखेगी। बाकी जिस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर 15% का ओनरशिप रखेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक का ओनरशिप को बांटा जाता है। सिंपल हो गया। आगे आते हैं। अब इन बैंक्स का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। इन बैंक्स का एम है कि जो बेसिक सी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं वो हम लोग छोटे छोटे एरियाज़ में, गाँव वाले एरियाज़ में दे सकें। और न केवल गाँव वाले बैंक, यहाँ पर आप देख पाओगे रीजनल रूरल नाम है, तो जो रीजनल रूरल बैंक है गांव के अंदर तो काम करते करते हैं, साथ ही साथ में कुछ अर्बन ब्रांचेस भी हैं। शहर के अंदर भी इसकी कुछ ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी इन बैंक्स के अगर हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करें तो फंक्शन क्या है, काम क्या करती हैं, तो यहाँ पे बेसिक सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, यानी गाँव वाला एरिया है। अब वहाँ पे बहुत सारी सरकारी स्कीम भी चलती हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर MG नरेगा स्कीम चलाई जाती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब यहाँ पे सरकार इस स्कीम के तहत जो भी वर्कर्स ने काम किया, मजदूरों ने काम किया, उनको मजदूरी देती है, तो बैंक अकाउंट में देती है। तो वो रीजनल रूरल बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर इस स्कीम की जो मजदूरी है वो लोगों के पास में आ जाएगी। पेंशन्स आ जाती हैं, ठीक है ना। लॉकर फैसिलिटी इसके अंदर मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स मिल जाते हैं, मोबाइल बैंकिंग मिल जाती है, इंटरनेट बैंकिंग, UPI सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस रीजनल रूरल बैंक्स में, जैसे हमारे अदर बैंक्स होते हैं। अब रीजनल रूरल बैंक का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि बहुत सस्ते दाम में कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जा सके हमारे फार्मर्स को। हमारे काफ़ी सारे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स देखने को मिलते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लेबरर्स देखने को मिलते हैं, कुछ यहाँ पे आर्टिजन्स देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब कारीगर देखने को मिलते हैं, हाथ से यहाँ पे एक अलग अलग कारीगरी कर रहे हैं। तो कुछ और वीकर सेक्शंस देखने को मिलता है। तो उनको अगर बहुत सस्ते दाम में उधार चाहिए तो वो रीजनल रूरल बैंक्स अपने एरिया से ले सकते हैं। तो रूरल के अंदर, यानी गाँव वाले एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको मनी लेंडर से बचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक काम करता है। मनी लेंडर मतलब यहाँ पर अभी देखो क्या होता है ना, दूसरे लोगों से जाकर पैसे ले लिए जाते हैं और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है। तो यहाँ पर उनसे बचाएगा और रीजनल रूरल बैंक बेसिकली कम ब्याज में आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा। एग्जैक्टली ये देखने को मिलेगा। बाकी रीजनल रूरल बैंक का रोल क्या क्या देखने को मिलेगा, डिपॉजिट भी कर सकते हो, एडवांसेस में भी पैसे ले सकते हो, प्लस बैंकिंग सर्विस देगा और यहाँ पे सप्लाई करेगा इनपुट और इक्विपमेंट सभी फार्मर्स को, तो फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। गोडाउंस को मेंटेन करने का काम भी करेगा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग है उसमें भी यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तो रीजनल रूरल बैंक के ये सारे रोल देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर ये बोला जाता है रिसेंटली कि इसके अंदर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहली बात यहाँ पे इसके अंदर डिजिटाइजेशन किया जाए, यानी चीज़ों को इंटरनेट के बेसिस पर चलाया जाए। अभी ना पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, कस्टमर तक यहाँ पर खासकर कस्टमर तक इंटरनेट सर्विसेज पहुँचाई जाए। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, इन सेक्टर को भी हम लोग पैसा दे सकें, क्रेडिट दे सकें, थोड़ा सा और बढ़ावा मिले, इन बैंक्स को थोड़ा सा और अल्टीमेट लेवल पर बढ़ाएं। प्लस ये जो बैंक है कोर बैंकिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करवाएं, यानी कि जितने भी रूरल बैंक्स हैं ना, ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंडर में ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की बड़ी बड़ी ब्रांच से कनेक्टेड रहेंगे, तो इसमें यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ है इंटरनेट सर्विसेज के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, अलग अलग ब्रांचेस के साथ में बैंक कनेक्ट हो पाएंगी, प्लस यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विसेज है वो बढ़ पाएंगी। डिजिटाइजेशन वे मैंने आपको बताया काफ़ी कुछ बढ़ पाएगा। फिर उसके बाद में इसके लिए एक रोड मैप भी रिकमेंड किया गया है। यहाँ पे बोला गया कि रीजनल रूरल बैंक्स को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कुछ वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करेंगे और इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बताएंगे। पेंडेमिक के बाद में इसको एक सपोर्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया इसके अंदर हमें, अगर हम लोग डिजिटाइजेशन करते हैं, इन बैंक्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है, तो इन बैंक्स को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कोई रीजनल रूरल बैंक है, अभी मैंने प्रथमा के बारे में बताया था, जिसको सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया है, तो अपने स्पॉन्सर बैंक के साथ में वो बैंक मर्ज हो सकता है जब वो एक अच्छे खासे बिजनेस पर पहुंच जाएगा। तो रीजनल रूरल बैंक्स अगर अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये बड़े बैंक के साथ में मर्ज हो सकते हैं। ये सारी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन करंट टाइम पर ये तो आपने देख लिया कि सिचुएशन क्या, रीजनल रूरल बैंक्स को लेकर क्या सजेशन दिए जा रहे हैं, वो सब डिस्कस किया। अभी करंट टाइम पर ना इन बैंक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कुछ ही चीज़ों के ऊपर ये बैंक फोकस करता है, जैसे सरकारी स्कीम्स के ऊपर। तो जो रीजनल रूरल बैंक है ना, ये बेसिकली यहाँ पर काफ़ी हद तक घाटे में चले जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कीम्स जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए मतलब कि जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं वो इन बैंक्स के अंदर खुलवा लेते हैं, जहाँ पे सरकार डायरेक्टली अमाउंट भेजती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ अपना वाइडर लेवल पर नहीं कर पाते, छोटे छोटे काम में ही रह जाते, जिसकी वजह से घाटा ज़्यादा होता हो जाता है। प्लस प्रॉपर पैसा नहीं आता, ठीक है ना, इनके पास में पैसे की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलती है। ये बैंक खुद डिपेंडेंट होता है नाबार्ड के ऊपर। नाबार्ड क्या है? तो यह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के ऊपर ये खुद डिपेंडेंट होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा, यहाँ पर इन बैंक्स की रिकवरी काफ़ी बेकार है। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो पहली बात, जो भी स्टाफ है ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, प्रॉपर यहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। अब पैसा जा रहा है तो ये लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक अगर लोन दे रहे हैं तो वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर इन बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद में यहाँ पर और क्या बताया गया कि देखो, गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर इस बैंक को लेकर आया गया था, लेकिन काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी ये, मतलब आप कह सकते हो, पॉवर्टी को एलिवेट नहीं कर पा रही है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि अपने लोन को रिकवर नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से पैसा प्रोवाइड करवाएगी? पैसे की खुद के पास कमी पड़ रही है, दूसरे बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से ख़राब हो रही है। तो इसी वजह से इसको एक स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर जाने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए। इसी को लेकर एक चर्चा की गई थी रिसेंटली रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। तो क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स? आई होप आपको एक क्लैरिटी अच्छी खासी मिल चुकी है। नवाते आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का और पर्सनैलिटीज़ का। ध्यान रखना, आपके सिलेबस का हिस्सा है ये। तो इशू क्या है, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि रिसेंटली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का 102nd डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। डेथ एनिवर्सरी, ठीक है ना। तो इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर। ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बैचलर्स ऑफ आर्ट पूरा किया था मैथमेटिक्स के अंदर में। डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से यहाँ पर ही पूरी पढ़ाई करी थी 1877 के अंदर। देन उसके बाद एलएलबी की डिग्री ली गवर्नमेंट लॉ कॉलेज 1879 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखने की बात नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। जो ध्यान रखने की बात होगी वहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या मेंशन किया गया कि इनको जो ये टाइटल दिया गया था ना लोकमान्य, लोकमान्य मतलब एक्सेप्टेड बाय द पीपल। तो लोगों ने यहाँ पर अपना लीडर इनको एक्सेप्ट किया। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर इनको द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी बोला था। तो क्वेश्चन बन सकता है द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कौन है? वो आपको देखने को मिलेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं,
ठीक है ना। लोकमान्य टाइटल के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना, इसका मतलब है एक्सेप्टेड बाय द पीपल। तो एक कुछ चीज़ है जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल थिंकर थे, फिलोसोफर थे, टीचर थे, और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। इनकी डेथ होती है 1 अगस्त 1920 में, तो रिसेंटली 1 अगस्त निकली है, तो इसी वजह से यहाँ पर 102nd डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर इनकी ऑब्जर्व करी गई है। तो डेथ इनकी होती है बॉम्बे के अंदर, जो कि आज के टाइम पर मुंबई के नाम से जाना जाता है। बाकी इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करें तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जब आप लोग देखोगे तो साल 1890 के अंदर तिलक जी ने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लाल बाल पाल और स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर आप देख पाओगे, कुछ इस प्रकार से मूवमेंट चलाए गए थे, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर ज्वाइन किया। प्लस यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 3 लोग ये साथ में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक पॉलिटिकल ट्रियमविरेट बना, यानी कि 3 लोगों ने मिलकर एक चीज़ को लीड किया। वो 3 लोग कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, बिपिन चंद्र पाल जी थे, और साथ ही साथ में बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो ये तीनों साथ में जाने जाते थे लाल बाल पाल के नाम से। तो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, ध्यान रखना। तो स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया था ना पूरे देश भर में, उसको बढ़ावा देने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है तीनों ही व्यक्तियों का। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बंगाल पार्टीशन के टाइम पर यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में यहाँ पर ये खड़े रहे। फिर साथ ही साथ स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पर इन्होंने चलाया। जो फॉरेन गुड्स से जो विदेशी सामान था उसको बॉयकॉट किया, उसका बहिष्कार किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जब ये सारी चीज़ चली रही होती हैं तो बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश के थ्रू। अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया होता है। सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं, देशद्रोह के चार्जेस, यहाँ पे राजद्रोह के चार्जेस लगाए जाते हैं 1908 के अंदर। और 6 साल की यहाँ पर फिर सज़ा दी जाती है इनको मांडले बर्मा के अंदर, म्यांमार में। फिर यहाँ पर जब ये अपनी सज़ा पूरी करके आते हैं बर्मा से, तो यहाँ पे क्या होता है, बाद में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं होम रूल मूवमेंट के अंदर। होम रूल मूवमेंट आपको पता होगा, बेसिकली यहाँ पर ये चलाया गया था। तो इस मूवमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो एनी बीसेंट का होम रूल लीग होता है इसको ज्वाइन कर लेते हैं। 1960 के अंदर क्या होता है, ये लखनऊ पैक्ट करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर वर्क करता है। 1980 के अंदर ये विजिट करता है इंग्लैंड, ताकि होम रूल मूवमेंट को और ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा सके। इनको मतलब इन्होंने यहाँ पर और भी बहुत कुछ किया है, जैसे कि 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। कौन कौन से? गणेश उत्सव 1893 के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया था, और शिव जयंती 1895 में ऑर्गेनाइज़ किया था। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो तिलक साहब ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर, जैसे जी अगरकर साहब हो गए, M.A. चिपलुंकर साहब हो गए, महादेव बी निम जोशी हो गए, इन सब ने मिलकर कुछ नए इंग्लिश स्कूल्स को स्टार्ट किया था पुणे में 1880 के अंदर। बाद में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया 1884 में। फिर फेर्गुसन कॉलेज को यहाँ पे फाउंड किया 1885 में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी यहाँ पर इनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। बाकी लिटरेरी वर्क के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इन्होंने यहाँ पर 2 वीकलीज को लॉन्च किया था। केसरी को लॉन्च किया था मराठी के अंदर, जो पूरे सप्ताह में आया करता था। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र को यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे अपनी ये जो वीकलीज आया करती थी सप्ताह के बेसिस पर, जो ये आया करती थी केसरी और मराठा, तो इसके अंदर क्या ब्रिटिश पॉलिसीज़ को ये क्रिटिसाइज़ किया करते थे, यानी ब्रिटिशर्स की जो भी नीतियाँ हुआ करती थी उनकी आलोचना किया करते थे उन वीकलीज के अंदर। क्लियर हो गया। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस से रिलेट कर पाओगे। तो जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर डिफेंस और सिक्योरिटी का एक टॉपिक आता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर 16 और देशों के साथ में मिलकर ज्वाइन करने वाली है इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक को। तो भारत भी यहाँ पर पिच ब्लैक को ज्वाइन करेगा। पिच ब्लैक बेसिकली एक अभ्यास का नाम है, ध्यान रखना। और अब की बार की जो ये एक्सरसाइज है ना, इसको होस्ट कर रही है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी देशों की एयरफोर्स जाने वाली है, तो इंडिया की एयरफोर्स भी यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस पूरे के पूरे अभ्यास को होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अब ये जो पूरा वॉरफेयर एक्सरसाइज होने वाला है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे हर 2 साल में एक बार होता है। तो इसको यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के थ्रू, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर पहला जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ना, वो हुआ था 15 जून को 1981 में। क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद में
देखो कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि जब ये अभ्यास होगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो डिफेंस कॉपरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है, भारत भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। और मैं आपको बता दूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी कुछ अभ्यास होते हैं, जैसे ओसिंडेक्स। ओसिंडेक्स यहाँ पर दोनों के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन होता है, दोनों की नेवी मिलकर अभ्यास करती हैं। तो ओसिंडेक्स अभ्यास भी यहाँ पे 2015 से रेगुलर बेसिस पर करवाया जा रहा है। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही आपको यहाँ पर इंडियन ओशन वाले रीजन पर देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशन के पास में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर रीजन पर भी दोनों कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को बनाया जा सके। उसको लेकर भी दोनों देश आपस में मिलकर काम करते हैं। तो बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए। बाकी कुछ और भी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको पता है। मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली क्वाड देशों के बीच में की जाती है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग वाली जो कंट्रीज हैं, 4 देश, इंडिया, यूएसए, जापान और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद में जिमेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और जापान के बीच में की जाती है। फिर एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज जो है ये भी एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, और ये किस किस के बीच में होती है, इंडियन एयरफोर्स के बीच में और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होती है। देन उसके बाद में यहाँ पर इंद्रधनुष नाम का एक अभ्यास होता है, ये भी एक जॉइंट एयरफोर्स है। देखो ये जो भी अभ्यास मैं बता रहा हूँ कोई फालतू नहीं बता रहा हूँ, ये जो पिछले 6-7 महीने में चर्चा में रहे ना ये सारे अभ्यास, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो इंद्रधनुष यहाँ पर एक जॉइंट एयरफोर्स अभ्यास है जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच में यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। देन एक्साइज पिच ब्लैक आप देखोगे तो एक्साइज जो पिच ब्लैक है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। अभी यहाँ पर कुछ और नेशंस भी ज्वाइन करने वाले हैं इस एक्साइज पिच ब्लैक को, अब की बार मैंने आपको बताया इसके अंदर। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे एक ओसिंडेक्स नाम का अभ्यास होता है, ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलकर अभ्यास करते हैं। देन धर्म गार्डियन जो है एक ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास है। धर्म गार्डियन जो है इंडिया और जापान के बीच में एक अभ्यास होता है, यानी दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री के बीच में। देन एविएंद्र आपको देखने को मिलेगा, ये इंडिया और रशिया के बीच का ज्वाइंट अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पे इंडिया और मंगोलिया के बीच का ज्वाइंट अभ्यास है। तो ये कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखना है, ये वो एक्सरसाइज हैं जो कि रिसेंटली चर्चा में रही थी। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में बनी हुई है, तो क्या है जानते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे कंजर्वेशन के अंदर। बेसिकली एनवायरमेंट के लिए भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि 70 साल बाद आपको पता होगा 70 साल पहले चीता तो पहली बात हमारे देश से ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर चीता को नामीबिया से मंगा रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री से मंगा रहे हैं, और कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लेकर आ रहे हैं। दैट इज़ वाई कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में आ चुकी है। तो ये जो कोनो नेशनल पार्क है ये बेसिकली एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको बनाया गया था 1981 में। ध्यान रखना, लोकेशन ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोनो नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। और ये जो कोनो नेशनल पार्क है ये खुद यहाँ पर हिस्सा है कटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का। अब ये जो कोनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये बेसिकली इंडिया का दूसरा घर बनने वाला है एशियाटिक लायन का, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। कुछ बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और नामीबिया, देखो बैकग्राउंड क्यों, मतलब कि ये जो कोनो नेशनल पार्क है चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए क्योंकि इंडिया और नामीबिया दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है रिसेंटली। अब इस एमओयू को साइन किया गया ताकि हम लोग अफ्रीकन चीता को वापस से भारत के अंदर लेकर आएँ। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कशन कर ही चुका हूँ, चीता के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ कि चीता जो है बहुत पुराना बिग कैट स्पीशी आपको देखने को मिलता है, मायोसीन एरा से बिलोंग करता है ये। तो यह दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। 2 प्रकार के चीता देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन और एशिया। अफ्रीकन वाले काफ़ी सारे चीता हैं, एशिया वाले कुछ ही हैं जो कि ईरान के अंदर देखने को मिलते हैं। करंट टाइम पे काफ़ी सारे चीता खत्म हो चुके हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, प्लस यहाँ पर इलीगल ट्रैफिकिंग करी गई है, उसकी वजह से चीता समाप्त हुए। तो ये कुछ यहाँ पर चर्चा की गई है चीता को लेकर। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, बस खाली नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना अच्छे से। नाउ अब फटाफट हम लोग अपने आज के क्विज वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोलता है रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उस कमेटी का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 डैश यानी कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया था, गणेशोत्सव,
1893 में और शिव जयंती 1895 में। क्वेश्चन नंबर 3, डैश कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर 2 वीकलीज को लॉन्च किया था? केसरी मराठी के अंदर लॉन्च किया गया था और महारत्ता ये इंग्लिश के अंदर लॉन्च किया गया था। तो दोनों के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, सेम ही आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो पिच ब्लैक है एक बाइनल एक्सरसाइज है जिसको अब की बार कौन सा देश होस्ट कर रहा है ये आपको बताना है। कौन से देश की एयरफोर्स होस्ट कर रही है? क्वेश्चन नंबर 3, जो ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन नाम का जो अभ्यास है कौन से देश के बीच में होता है? उन दोनों देशों को नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कूनो नेशनल पार्क जो है ये खुद एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है ये नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। इस नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लोकेशन यहाँ पर बताओ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आगे बता दिए हैं, एग्जैक्टली आपको अगले स्लाइड में देखने को मिलेंगे, बट कोशिश करो कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को खुद से आप अटेम्प्ट कर सको। अब फटाफट हम लोग एक छोटा सा रिविजन लेते हैं ओवरऑल वीडियो का। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात किया अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में। तो आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया, एक रिसेंटली इवेंट होता है जहाँ पे बात की जाती है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जल्दी से जल्दी यहाँ पर इनके केसेस को देखना चाहिए और निपटाना चाहिए। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति जिनके ऊपर ऑलरेडी अभी ट्रायल चल रहा है, कोई भी यहाँ पर कॉन्विक्ट साबित नहीं हुए हैं। बाकी अंडर ट्रायल्स को लेकर डेटा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पर अंडर ट्रायल प्रिजन की कैटेगरी में हैं, बट इनमें से बहुत सारे लोग जब आप लोग देखते हो ना, तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी लोग कैदी हैं उसमें से आधा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अंडर ट्रायल की कैटेगरी के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। कारण बहुत सारे हैं चैलेंज बनने के, क्योंकि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। मैंने आपको बताया जजेस की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट सर्विसेज अथॉरिटी हैं जो कि फ्री में लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, बट यहाँ पर फिर भी ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं। बाकी क्या क्या सजेशन दिए गए, क्या करना चाहिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर ने आधी सज़ा ख़त्म कर ली है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई डेथ पेनल्टी नहीं है, कोई भी यहाँ पर उसको ज़िंदगी उम्र कैद की सज़ा नहीं दी गई है तो छोड़ देना चाहिए। प्लस यहाँ पे पुलिस के अंदर कुछ चेंजेस करो, पुलिस रिफॉर्म्स करो, पुलिस की जो ड्यूटी है उसको यहाँ पे बांटो, सारा बर्डन पुलिस के ऊपर मत डालो, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दो। अगर फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो यहाँ पर स्टेट को कंपनसेशन देना होगा, ये हमने डिस्कस किया। अब रिसेंटली क्या होता है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। वो इम्प्रूवमेंट क्या है कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम आ चुका है, ई कोर्ट पोर्टल्स आ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ें आ चुकी हैं। ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आ चुका है जहाँ पर ओवरऑल आप लोग यहाँ पे किसी केस के बारे में जानना चाहते हो तो जान सकते हो उस पोर्टल पर। फिर अगले न्यूज़ में हमने डिस्कशन किया था रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। तो जीएस पेपर नंबर 3 से मैंने आप बताया था, रिलेट कर सकते हो। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं हमने डिस्कशन किया। रीजनल रूरल बैंक्स को 1976 के एक्ट के अंडर में बनाया गया था। इस बैंक को बनाने के लिए नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। फिर यहाँ पे इसके ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया कि क्या क्या काम करता है, रीजनल रूरल बैंक्स का जो ओनरशिप है वो किस किस के पास में रहती है। फिर हमने इसका एम डिस्कशन किया कि इसका मकसद क्या है, फंक्शंस क्या क्या वर्क करता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल क्या है, प्लस क्या क्या चेंजेस यहाँ पे सजेस्ट करे गए हैं। फिर यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, कि करंट टाइम पे सही से ये चल नहीं पा रहे हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस दे पा रहे हैं, पैसे की काफ़ी बड़ी कमी है इनके पास में, यह हमने डिस्कस किया। लोन्स को रिकवर नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी को लेकर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स, वो सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ में हमने डिस्कशन किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो अभी 102nd डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर ऑब्जर्व करी गई, इसी वजह से चर्चा में है। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में, आपको बताया। एजुकेशन कहाँ से करी है इन्होंने, प्लस इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी बड़ा रोल था। इनको लोकमान्य का जो टाइटल है वो दिया गया, उसका मतलब है एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर, यानी अपने लीडर की तरह लोगों ने एक्सेप्ट किया है। प्लस द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो टाइटल है वो बेसिकली महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। बाकी यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के अंदर आप देखोगे तो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया इनके थ्रू। बाकी बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में थे। फिर यहाँ पर इनको सज़ा दी जाती है, देशद्रोह के चार्जेस लगाए जाते हैं 1908 में। फिर यहाँ पर जेल से छूट कर आते हैं। उसके बाद में लखनऊ पैक्ट इन्होंने किया, इंग्लैंड गए, होम रूल मूवमेंट को काफ़ी फेमस किया। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ किया, गणेशोत्सव 1893 में, शिव जयंती 1895 के अंदर। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, काफ़ी कुछ काम किया इन्होंने। केसरी और महारत्ता को यहाँ पर एक तरीके से लॉन्च किया। देन यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया ओरियन और रिसर्चर, तो ये पब्लिश किया गया था। देन यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी कुछ और भी वर्क किए हैं, 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो कि मैंने आपके साथ में स्टार्टिंग में डिस्कस किए। फिर एक्साइज पिच ब्लैक के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पे हमने बात की कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन करने वाली है 16 और कंट्रीज़ के साथ में मिलकर इस एक्साइज पिच ब्लैक को। तो एक्साइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में होता है। बाकी यहाँ पर हमने डिस्कशन किया कि इसके अलावा
बहुत सारी और भी अभ्यास होते हैं। ओसिंडेक्स होता है, मालाबार, जिमेक्स, एक्स डेजर्ट नाइट, इंद्रधनुष, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ओसिंडेक्स, धर्म गार्डियन, एवियंद्रा, नोमैडिक एलिफेंट। ये कुछ अभ्यास जो कि अलग अलग देशों के साथ में हम लोग करते हैं। फिर कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कशन किया गया। कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो रिसेंटली चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीता को हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले चीता पाया भी जाता था। ठीक है ना। फिर चीता के बारे में कुछ बातें देखें, फिर क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस के आंसर्स अगले स्लाइड में प्रोवाइड करवा दिए गए, वहाँ से ही देख सकते हो। और एट द लास्ट हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।